हैदराबाद सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी और उसके रूलर निजाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। निजाम ने ऐलान कर दिया कि हैदराबाद आजाद रहेगा, लेकिन वहां की जनता निजाम के रूल से परेशान थी। इंदिरा गांधी इज एट द पीक ऑफ हर पावर। उन्होंने कांग्रेस को एक मैसिव जीत दिलाई है और बांग्लादेश वॉर जीतने के बाद तो वो देश की हीरो बन गई हैं। ऐसा लग रहा था शी इज इनविंसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में बिलीव मी बार बार पूछा जाता है कि आजादी के ठीक बाद इंडिया के सामने ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी चुनौतियां या चैलेंजेस आकर खड़ी हो गई थी। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि रीजनल एस्पिरेशंस का होना जरूरी नहीं कि देश विरोधी हो। ये भारत जैसे डाइवर्स देश में एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड चीज है। 2 जगहों पर हमारा चाइना के साथ सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट था। वेस्ट में लद्दाख का अक्साई चिन एरिया जिसे चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आई नो ये यूनिट बहुत बच्चों को प्रॉब्लम देती है, बट टेंशन नॉट। आज हम आपकी सारी प्रॉब्लम को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ईडू मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो बच्चों सोचो जरा, 14-15 अगस्त 1947 की रात। एक तरफ पूरा देश खुशियां मना रहा था आज़ादी की, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दुख, एक बहुत बड़ा दर्द भी था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच में इसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा था, एक वादा जो हमने अपनी किस्मत से किया था। लेकिन उस किस्मत के साथ आया देश का बंटवारा, यानी पार्टीशन। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज़ादी इतनी हिंसा और इतनी त्रासदी के साथ आएगी। तो जब आज़ाद भारत ने जन्म लिया ना, तो उसके सामने शुरू से ही पहाड़ जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े थे। और यहीं से आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में बिलीव मी बार बार पूछा जाता है कि आज़ादी के ठीक बाद इंडिया के सामने ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी चुनौतियां या चैलेंजेस आकर खड़ी हो गई थी। चलिए इनको एक एक करके ठीक से समझते हैं। तो ये थे वो 3 मेन चैलेंजेस। सबसे पहला, द चैलेंज ऑफ यूनिटी। यार, इंडिया इतना डाइवर्स देश है, अलग अलग धर्म, इतनी सारी भाषाएं, अलग अलग कल्चर्स। इस पूरी डाइवर्सिटी को एक साथ एक देश में जोड़ के रखना सबसे बड़ा, सबसे पहला चैलेंज था। दूसरा, द चैलेंज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। हमारे लीडर्स ने प्रॉमिस किया था कि आज़ाद इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, जहां हर किसी को वोट का अधिकार होगा। पर इतने बड़े, इतने गरीब देश में डेमोक्रेसी लाना और इसे चलाना कोई आसान काम नहीं था। और तीसरा, द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल। मतलब देश का विकास करना, पर ऐसा विकास जिसका फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों को ना मिले, बल्कि सोसाइटी के हर एक इंसान तक, हर गरीब तक पहुंचे। पहले 2 चैलेंजेस पर हम इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे और डेवलपमेंट वाले चैलेंज को आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। इन 3 चैलेंजेस में से जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे दर्दनाक चैलेंज था, वो था देश का बंटवारा, द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। एक ऐसी त्रासदी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी वायलेंट और इतनी भयानक होगी। अब सवाल उठता है कि ये पार्टीशन आखिर हुआ क्यों? इसके पीछे थी 2 नेशन थ्योरी। ये थ्योरी प्रमोट की थी मुस्लिम लीग ने और उनके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस थ्योरी के हिसाब से इंडिया एक नहीं बल्कि 2 कौमों या पीपल्स का देश था, हिंदू और मुस्लिम, और इसीलिए उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस इस थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ थी, वो देश के टुकड़े नहीं चाहती थी, लेकिन उस वक्त के पॉलिटिकल हालात इतने बिगड़ गए थे कि आखिर में पार्टीशन को रोका नहीं जा सका। देखो, ये कह देना कि जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान बन जाएगा, ये बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसे ज़मीन पर लागू करना, इम्प्लीमेंट करना बेहद बेहद मुश्किल था। इस प्रोसेस में 4 बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सामने आईं। पहली समस्या तो ये थी कि कोई एक सिंगल एरिया नहीं था जहां सारे मुस्लिम्स रहते हों। मुस्लिम पॉपुलेशन 2 जगह कॉन्सेंट्रेटेड थी, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। तो इसीलिए पाकिस्तान के 2 हिस्से बने, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिनके बीच में पूरा इंडिया था। स्ट्रेंज राइट? दूसरी दिक्कत ये आई कि हर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, वो इस 2 नेशन थ्योरी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। तीसरी और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पंजाब और बंगाल की। इन दोनों प्रोविंसेस में बहुत बड़ी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी, इसलिए इन दोनों स्टेट्स का भी बंटवारा हुआ डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। इमेजिन करो,
15 अगस्त की सुबह तक लाखों लोगों को ये तक नहीं पता था कि उनका गांव अब इंडिया में है या पाकिस्तान में। और चौथी प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज़ की। जैसे ही बॉर्डर बना, बॉर्डर के दोनों तरफ लाखों हिंदू, सिख और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बन गए, जिनका घर एक रात में ही एक दूसरा देश बन गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट सडन, अनप्लैंड एंड ट्रैजिक ट्रांसफर्स ऑफ पॉपुलेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। दोनों तरफ दंगे शुरू हो गए। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर कम्युनल जोन्स बन गए, जहां एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मार रहे थे, उनके घर जला रहे थे। इसका स्केल कितना बड़ा था, इस नंबर से अंदाजा लगाइए। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर बॉर्डर के पार माइग्रेट करना पड़ा। लोग ट्रेनों में पैदल जैसे हो सका अपनी जान बचाकर भागे। औरतों पर बेहद जुल्म हुए, परिवार के परिवार बिछड़ गए। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था बच्चों, ये दिलों का बंटवारा था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट बड़े चैलेंज पर। पार्टीशन के जख्म तो थे ही, पर एक और खतरा देश की यूनिटी पर मंडरा रहा था। ये था प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम। ब्रिटिश इंडिया का लगभग 1/3 हिस्सा इन्हीं प्रिंसली स्टेट से बना था। तो आज़ादी से पहले इंडिया बेसिकली 2 हिस्सों में था। एक थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट राज था, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। यहां राजा या नवाब रूल करते थे, पर उन्होंने अंग्रेजों की सुप्रीमेसी यानी पैरामाउंटेसी को एक्सेप्ट किया हुआ था। इसको ऐसे समझो कि राजा अपने घर के मालिक तो थे, लेकिन पूरे मोहल्ले के सुपरवाइजर ब्रिटिशर्स ही थे, तो आखिरी फैसला उनका ही चलता था। आज़ादी के टाइम इंडिया में ऐसी छोटी बड़ी 565 प्रिंसली स्टेट्स थीं, और ब्रिटिशर्स ने जाते जाते एक बॉम्ब फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश राज खत्म तो पैरामाउंटेसी भी खत्म। अब इन 565 स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो इंडिया ज्वाइन करो, या पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था। सोचो अगर 565 छोटे छोटे देश बन जाते तो इंडिया का क्या होता। ऐसे मुश्किल टाइम में एक हीरो सामने आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त इंडिया के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने इन सभी राजाओं से बात करने का, उन्हें मनाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। उनका विजन एकदम क्लियर था, जैसा कि आप इस कोट में देख सकते हैं, कि सबको मिलकर बाय कॉमन एंडेवर इस देश को महान बनाना है। उनकी समझदारी और उनके आयरन विल ने ही इंडिया को बिखरने से बचाया। और सरदार पटेल का हथियार था ये डॉक्यूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक सिंपल सा लीगल पेपर था जिस पर राजा साइन करके ये अग्री करते थे कि उनका स्टेट अब से यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा है। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इसको जरूर नोट कर लेना। ज्यादातर राजा तो सरदार पटेल की बात समझ गए और पीसफुली इंडिया में शामिल हो गए, लेकिन 4 स्टेट्स ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट की। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर। इनका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं था। चलो एक छोटा सा केस स्टडी देखते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी और उसके रूलर निज़ाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। निज़ाम ने ऐलान कर दिया कि हैदराबाद आज़ाद रहेगा, लेकिन वहां की जनता निज़ाम के रूल से परेशान थी और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम ने अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स, जिसका नाम था रज़ाकार्स, को लोगों पर छोड़ दिया। रज़ाकार्स ने बहुत अत्याचार किए। आखिर में सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा, जिसके बाद निज़ाम ने सरेंडर किया और हैदराबाद इंडिया का हिस्सा बन गया। ओके, तो देश को पार्टीशन से बचाया, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ लिया। अब आई एक और चुनौती, देश के अंदर की बाउंड्रीज को कैसे बनाया जाए। ब्रिटिश ने तो अपनी मर्जी से लाइंस खींच दी थी, पर अब लोगों की मांग थी कि स्टेट्स को भाषा यानी लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर बनाया जाए। देखिए, आज़ादी से पहले 1920 में ही कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि आज़ादी के बाद लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद लीडर्स को डर लगा कि पार्टीशन के बाद अगर भाषा के नाम पर स्टेट्स बनाए तो देश और टूट सकता है। इसलिए उन्होंने इस बात को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, पर लोगों ने प्रोटेस्ट जारी रखा। सबसे बड़ा आंदोलन हुआ पुराने मद्रास स्टेट में, जहां तेलुगु बोलने वाले लोगों ने अपने लिए अलग आंध्रा स्टेट की मांग की। एक वेटरन गांधीयन पुट्टी श्री रामुलु इस मांग के लिए 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी डेथ हो गई। इससे पूरे एरिया में हिंसा भड़क गई और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश बनाने का ऐलान करना पड़ा। इसके बाद 1953 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई इस पूरे इशू को स्टडी करने के लिए। इसके कमीशन ने रेकमेंड किया कि हाँ, स्टेट्स की बाउंड्रीज को लैंग्वेज के बेसिस पर ही बनाना चाहिए। इनकी रिपोर्ट के बेसिस पर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और देश में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। इसी एक्ट के बाद आगे चलकर 1960 में बॉम्बे स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा गया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात।
तो चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि आज़ादी के बाद इंडिया ने अपने 3 बड़े फाउंडेशनल चैलेंजेस को कैसे फेस किया। पहला, पार्टीशन के ट्रॉमा के बीच देश को एक किया। दूसरा, 565 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करवाया। और तीसरा, देश के अंदर भाषा के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करके एक नया पॉलिटिकल मैप तैयार किया। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? शुरू में लीडर्स को जो डर था ना कि भाषा के बेसिस पर स्टेट्स बनाने से देश कमज़ोर हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। उल्टा इसने देश की यूनिटी को और मजबूत किया, क्योंकि जब लोगों की लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट मिली तो उनका देश पर विश्वास और बढ़ा। इस डिसीजन ने हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाना सही फैसला था? क्या इसने सच में इंडिया को यूनाइट किया या इसने आगे जाके और डिविजन्स पैदा किए? इसके बारे में ज़रूर सोचिए। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। स्टडी मटेरियल के लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना, और अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो चलो आज हम डाइव करते हैं इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के उस चैप्टर में जिसे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। ये वो दौर था जब पॉलिटिक्स का मतलब था कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब था पॉलिटिक्स। और हाँ, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स और CUET के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहां रखना। ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। इन 6 सिंपल पॉइंट्स में हम पूरा चैप्टर आराम से कवर कर लेंगे। हम शुरू करेंगे इंडिया के उस फैसले से जिसमें उसने डेमोक्रेसी पर एक जुआ खेला, और एंड करेंगे ऑपोजिशन पार्टीज के रोल तक। चलो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंडियाज डेमोक्रेटिक गैम्बल। जरा इमेजिन करो 1947 का इंडिया। हमें आज़ादी तो मिल गई, पर साथ में मिले ढेर सारे चैलेंजेस। सोचो, पार्टीशन का ट्रॉमा, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इलिटरेसी, और एक नए देश को फ्रॉम स्क्रैच बनाना था। ऐसे डिफिकल्ट टाइम में हमारे लीडर्स ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही रिस्की डिसीजन लिया। उस टाइम पूरी दुनिया, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, हम पर हंस रही थी और यही सवाल पूछ रही थी। एक ऐसा देश जहां 85% लोग गरीब थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्या वहां डेमोक्रेसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज चल सकती है? सबको लगता था डेमोक्रेसी तो बस अमीर और पढ़े लिखे देशों का प्रिविलेज है। एक इंडियन एडिटर ने तो इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुआ तक कह दिया था। अ गैम्बल यानी जुआ, जिसमें हारने का रिस्क बहुत ज्यादा था। सबको लगा इंडिया ये संभाल नहीं पाएगा और जल्दी ही यहाँ डिक्टेटरशिप आ जाएगी। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर जैसी इंडियन मैगजीन्स ने प्रिडिक्ट किया कि नेहरू जी को खुद आकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सबको वोट का अधिकार देना, यानी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, एक बहुत बड़ी गलती थी। बेसिकली आम ओपिनियन यही था कि इंडिया फेल होने वाला है। पर हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम ये डिफिकल्ट रास्ता ही चुनेंगे। और फिर आया हमारी यंग डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एसिड टेस्ट, इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन। कहना बहुत आसान था, पर इसे एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। देखो, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जनवरी 1950 में सुकुमार सेन को इंडिया का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उनका काम था पूरे देश की वोटर लिस्ट तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज ड्रॉ करना और इलेक्शन कंडक्ट कराना। काम इतना बड़ा था कि इलेक्शन को 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा और फाइनली अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला, लगभग 4 महीने। जरा इमेजिन करके देखो, 17 करोड़ लोगों के लिए वोटिंग अरेंज करनी थी, और उसमें से भी सिर्फ 15% लोग ही ABCD जानते थे, यानी लिटरेट थे। इतने बड़े स्केल पर डेमोक्रेसी का ऐसा एक्सपेरिमेंट दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। अमेरिका और यूरोप के इलेक्शंस इसके सामने बच्चे लग रहे थे। ये नंबर्स देखो बच्चों, 17 करोड़ वोटर्स, 489 लोकसभा सीट्स और साथ-साथ 3200 MLAs चुने थे। इसके लिए 3 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया गया था। एक मैमथ एक्सरसाइज थी है। It was truly a festival of democracy, जिसने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। तो इलेक्शंस हुए, लोगों ने वोट दिया, और जब रिजल्ट्स आए तो सबके प्रेडिक्शंस एक तरह से सही साबित हुए। इंडिया ने एक पार्टी का जोरदार वन साइडेड डोमिनेंस देखा, और इसी के साथ शुरू हुआ द कांग्रेस सिस्टम का दौर। रिजल्ट देखो कितना शॉकिंग और वन साइडेड था। कांग्रेस को 489 में से अकेले 364 सीट्स मिल गईं, और जो पार्टी सेकंड नंबर पर आई, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसे सिर्फ 16 सीट्स मिली। आप डिफरेंस देख रहे हो, 364 वर्सेस 16, दूर दूर तक कोई कंपटीशन ही नहीं था। और ये कहानी सिर्फ पहले इलेक्शन तक नहीं रुकी। अगले 2 जनरल इलेक्शंस 1957 और 1962 में भी कांग्रेस ने लगभग 3/4 यानी 75% सीट्स जीती। 3 इलेक्शंस, एक ही विनर। इसी चीज को हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का जरूर आएगा, आखिर कांग्रेस इतनी जबरदस्त जीत कैसे हासिल कर रही थी? इसके पीछे का विनिंग फॉर्मूला क्या था? चलो इस फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, इसके कई रीजंस थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन आज़ादी की लड़ाई की लेगेसी। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने देश को आज़ाद कराया था। दूसरा, नेहरू जी जैसे पॉपुलर और कैरिस्मेटिक लीडर जिनकी बात पूरा देश सुनता था। तीसरा, ये पहली और उस वक्त की अकेली पैन इंडिया पार्टी थी जिसका नेटवर्क शहरों से लेकर गांव-गांव तक था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका ऑल इंक्लूसिव नेचर। कांग्रेस एक रेनबो जैसी थी, एक सोशल कोएलिशन जिसमें हर तरह के लोग, हर आइडियोलॉजी के लोग शामिल थे। अमीर, गरीब, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सब। और एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। इसे ध्यान से समझो। कांग्रेस को वोट सिर्फ 45% मिले थे, लेकिन सीट्स 74% मिल गए। मैजिक है ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी सारे 55% नॉन कांग्रेस वोट्स छोटी छोटी अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज में बट गए। मान लो एक सीट पर कांग्रेस को 30 वोट मिले और बाकी 70 वोट 10 अलग अलग पार्टीज में 7-7-7 करके बट गए। तो जीतेगा कौन? ऑफ कोर्स कांग्रेस विद जस्ट 30 वोट्स। यही गेम था। पर एक मिनट, वन पार्टी रूल सुनकर दिमाग में चाइना, क्यूबा या नॉर्थ कोरिया जैसे देश आते हैं जहां एक ही पार्टी का राज चलता है। तो क्या कांग्रेस का ये डोमिनेंस भी वैसा ही था, एक डिक्टेटरशिप जैसा? बिल्कुल नहीं। यही इस चैप्टर का क्रक्स है बच्चों। इस डिफरेंस को समझो। इंडिया का डोमिनेंस डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हुआ था। यहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए जहां बहुत सी पार्टीज ने हिस्सा लिया और लोगों ने अपनी मर्जी से कांग्रेस को चुना। जबकि चाइना या क्यूबा जैसे देशों में तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही सिर्फ एक पार्टी को रूल करने की परमिशन देता है। वहां लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। सो द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज इंडियाज वन पार्टी डोमिनेंस वाज अ साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, नॉट इट्स फेलियर। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कांग्रेस इतनी स्ट्रांग थी और कोई जीत ही नहीं रहा था, तो ऑपोजिशन का क्या काम था? उनकी क्या वैल्यू थी? भले ही इन ऑपोजिशन पार्टीज के पास सीट्स कम थीं, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में उनका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। दे वर दी अनसंग हीरोज। ऑपोजिशन ने कांग्रेस को एक डिक्टेटर बनने से रोका। उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और उन्हें हमेशा अकाउंटेबल रखा। इससे इंडिया का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जिंदा रहा। और यही नहीं, इन्हीं ऑपोजिशन पार्टीज ने फ्यूचर के लीडर्स को ट्रेन किया जो आगे जाकर देश के बड़े नेता बने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में बहुत सी ऑपोजिशन पार्टीज जैसे सोशलिस्ट पार्टी या स्वतंत्र पार्टी कांग्रेस के अंदर से ही निकली थी। दिस रियली शोज कि कांग्रेस कोई एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी नहीं थी, उसके अंदर ही अलग अलग विचारधारा के लोग थे। 1948 में जब कांग्रेस ने ड्यूअल मेंबरशिप बंद कर दी, तब सोशलिस्ट को मजबूरन अलग होकर अपनी पार्टी बनानी पड़ी। इसी यूनिक सिचुएशन के वजह से फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी ने इस दौर को द कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस उस समय सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं थी, वो एक तरह से ऑपोजिशन भी थी, क्योंकि पार्टी के अंदर ही अलग अलग आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स या जिसे फैक्शंस कहते हैं आपस में डिबेट करते थे और एक दूसरे को बैलेंस करते थे। तो चलो आते हैं फाइनल रिवीजन पर। हमने देखा कि इंडिया ने किन मुश्किल हालात में डेमोक्रेसी का रिस्की रास्ता चुना। हमने देखा पहले इलेक्शन का मैसिव स्केल और फिर कांग्रेस के डोमिनेंस के रीजंस, उसकी फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी, उसका सबको साथ लेकर चलने वाला नेचर और इलेक्टोरल सिस्टम का फायदा। हमने ये भी समझा कि ये डोमिनेंस डिक्टेटरशिप से बिल्कुल अलग था और इस डेमोक्रेटिक सेटअप में ऑपोजिशन का रोल कितना क्रूशल था। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये चैप्टर सिर्फ एक पार्टी के जीतने की कहानी नहीं, बल्कि इंडिया की यंग डेमोक्रेसी के फाउंडेशन की, उसके पहले सक्सेसफुल कदम की कहानी है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब इस सवाल के बारे में सोचना कि शुरुआती सालों में ये वन पार्टी डोमिनेंस इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा था या बुरा। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अब देखो, इसको ना सिर्फ एक बोरिंग इकोनॉमिक्स चैप्टर मत समझो। ये कहानी है, एक स्टोरी है कि कैसे एक नया नया आजाद हुआ देश, हमारा इंडिया, उसने डिसाइड किया कि भाई अब आगे कैसे बढ़ना है, फ्यूचर कैसे बनाना है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग स्टोरी। तो इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इंडिया का डेवलपमेंट डिलेमा क्या था, फिर हमने दुनिया से क्या सीखा, उसके बाद हम बात करेंगे अ फेमस 5 ईयर प्लान्स के एरा की, फिर देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया कैसे बना, और फाइनली प्लानिंग से नीति आयोग तक का सफर कैसा रहा। चलो शुरू करते हैं। तो जस्ट इमेजिन, साल है 1947, इंडिया आजाद हुआ है 200 साल की गुलामी के बाद।
अब सबसे बड़ा द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑन एवरीवन्स माइंड इज आगे क्या? डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, ये तो सब बोल रहे थे, बट व्हाट इज डेवलपमेंट? इसका असली मतलब क्या है? सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना देना या गांव के आखिरी घर तक पानी पहुंचाना? क्या सिर्फ पैसा कमाना डेवलपमेंट है या सबको सोशल जस्टिस यानी बराबरी का हक देना डेवलपमेंट है? ये कोई आसान सवाल नहीं था बच्चों। इंडिया जो भी रास्ता चुनता ना, उस पर ही हमारा अगले 50-60 साल का फ्यूचर टिका हुआ था। इस सवाल को ना, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए लेट्स लुक एट अ रियल स्टोरी। एक केस स्टडी है उड़ीसा की, और इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक ही चीज एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डेवलपमेंट हो सकती है और दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन। तो बात है उड़ीसा की, जिसे अब हम ओडिशा कहते हैं। वहां जमीन के नीचे ना लोहे का यानी आयरन ओर का एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ था, और उस टाइम पूरी दुनिया में स्टील की डिमांड वाज बूमिंग, एकदम स्काई हाई। तो नेचुरली जो इंटरनेशनल स्टील कंपनीज थी उनकी नजर पड़ी और इस सब पर उनको लगा, वाओ दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहीं पर असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देखो, पिक्चर में 4 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट, वो सोच रही है ग्रेट, स्टील प्लांट लगेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, स्टेट तरक्की करेगा। बिल्कुल सही सोच है। लेकिन दूसरी तरफ हैं वहां के ट्राइबल लोग जो सदियों से उस जमीन पर रह रहे हैं। उनको डर है कि उन्हें उनके घरों से, उनके लाइवलीहुड से, उनके जंगल से निकाल दिया जाएगा। उनका डर भी तो एकदम रियल है, राइट? फिर आते हैं एनवायरमेंटलिस्ट्स जो कहते हैं कि भाई इस माइनिंग और इंडस्ट्री से पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा, पोल्यूशन होगा। और फाइनली दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सोच रही है कि अगर हमने इस इंटरनेशनल कंपनी को मना कर दिया तो दुनिया में मैसेज जाएगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। सो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? कोई भी नहीं, सब अपने जगह सही थे। और यही है बच्चों द पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो अब जब देश के अंदर ही इतने अलग अलग ओपिनियंस थे, तो हमारे लीडर्स ने सोचा कि चलो दुनिया में देखते हैं कि बाकी देश कैसे डेवलप कर रहे हैं। उस टाइम एज यू नो कोल्ड वॉर का टाइम था। पूरी दुनिया 2 कैंप्स में बटी हुई थी और दोनों कैंप्स डेवलपमेंट का एक अलग मॉडल ऑफर कर रहे थे। इंडिया के सामने सवाल था, हम किसका रास्ता चुने? एक तरफ था अमेरिका का लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, सिंपल फंडा, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, प्राइवेट प्लेयर्स को काम करने दो, कंपटीशन होगा, प्रॉफिट बनेगा और देश अपने आप ग्रो करेगा, गवर्नमेंट का रोल मिनिमल, बस साइड से देखो। और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट मॉडल। यहाँ सब कुछ, लिटरली सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। बड़ी इंडस्ट्रीज, प्लानिंग, एवरीथिंग वाज स्टेट लेड। यहाँ फोकस प्रॉफिट नहीं, सोशल वेलफेयर था। बिल्कुल 2 अलग अलग दुनिया थी। तो इंडिया के लीडर्स ने सोचा, नहीं यार, हम सब कुछ मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। क्यों? 3 मेन रीजंस। पहला, द ग्रेट डिप्रेशन। उन्होंने देखा था कि कैसे 1930s में अमेरिका और यूरोप की मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज क्रैश हो गई थी, सो मार्केट कैन फेल। दूसरा, उन्होंने सोवियत यूनियन की तेजी से हुई प्रोग्रेस देखी। एक बैकवर्ड कंट्री प्लानिंग करके इतनी जल्दी इंडस्ट्रियल पावर बन गया, ये बहुत इंप्रेसिव था। और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा अपना एक्सपीरियंस। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी ही तो थी, और उसने आके पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो एक डर था कि कहीं फॉरेन प्राइवेट कंपनीज को ओपन एंट्री दे दी तो हिस्ट्री रिपीट न हो जाए। इन सब रीजंस की वजह से इंडिया ने सोचा, नो, वी नीड अ स्टेट लेड पाथ। और मजेदार बात यह है कि ये सरकार सब करेगी वाला आइडिया सिर्फ पॉलिटिशियंस का नहीं था। इनफैक्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स, आज़ादी से पहले ही 1944 में इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट्स जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, बड़े बड़े नाम, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया जिसे कहते हैं द बॉम्बे प्लान। और इस प्लान में उन्होंने खुद कहा कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए स्टेट को यानी गवर्नमेंट को लीड लेना पड़ेगा। सोच रहे हो? द कैपिटलिस्ट देमसेल्व्स वर आस्किंग फॉर अ स्टेट लेड इकोनॉमी। इससे पता चलता है कि उस टाइम इस बात पर एक नेशनल कंसेंसस था, आम सहमति थी। तो इसी सोच के साथ आज़ादी के बाद बना प्लानिंग कमीशन, और इसने शुरू किया इंडिया का सबसे बड़ा ग्रैंडेस्ट इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट, द 5 ईयर प्लान्स। अब इसको सिंपल तरीके से समझो, जैसे हम घर का बजट बनाते हैं ना, कि इतना पैसा राशन पे, इतना बच्चों की फीस पे, बस वैसे ही प्लानिंग कमीशन पूरे देश का 5 ईयर का बजट बनाता था। सोचो, पूरे देश का 5 साल का प्लान, कि पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा। इट वॉज अ मैसिव आइडिया। तो जो पहला 5 ईयर प्लान आया फ्रॉम 51 to 56, वो बहुत कॉशियस था।
इकोनॉमिस्ट के.एन. राज ने कहा, लेट्स गो स्लो एंड स्टेडी। इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पर, खेती, डैम्स, इरिगेशन, ताकि देश में सबसे पहले खाने की कमी पूरी हो। लेकिन उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया, उसमें अचानक से गियर शिफ्ट हो गया। पीसी महलनोबिस, एक चीनियस स्टैटिस्टिशियन, उनके मॉडल पर फोकस एकदम से शिफ्ट हो गया हेवी इंडस्ट्रीज पर। अब बात हो रही थी बड़े बड़े स्टील प्लांट्स की, मशीनरी की। आइडिया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्दी से आगे बढ़ो। और यहीं से शुरू हुई अ बिग डिबेट, अ बिग फाइट इन इंडियन प्लानिंग, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। एक कैंप कह रहा था, भाई पहले पेट फिर पूजा। अगर लोगों के पास खाने को अनाज नहीं होगा तो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का क्या चार डालेंगे? फर्स्ट, फूड सिक्योरिटी। दूसरा कैंप कह रहा था, अरे कब तक हम दूसरे देशों से मशीन और स्टील मांगते रहेंगे? जब तक हम ये चीजें खुद नहीं बनाएंगे, हम हमेशा गरीब और डिपेंडेंट रहेंगे। पॉवर्टी से निकलना है तो इंडस्ट्री इज द ओनली वे। और दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स बहुत पावरफुल थे। इसी टेंशन ने इंडिया की आगे की पूरी प्लानिंग को शेप किया। अब इन डिबेट्स के बीच जमीन पर ऑन द ग्राउंड चीजें बदलनी शुरू हो गईं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने लिटरली इंडिया का नक्शा बदलना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर्स नहीं थे, ये सिंबल्स थे एक न्यू सेल्फ रिलायंट इंडिया के सपने के। और इस सोच को परफेक्टली कैप्चर करती है ये फेमस लाइन। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इन बड़े डैम्स को कहा था, द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर। सोचो, उनके लिए ये सिर्फ पानी और बिजली नहीं दे रहे थे, ये आजाद इंडिया के तीर्थ स्थल थे, अ न्यू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, जो एक नए साइंटिफिक प्रोग्रेसिव फ्यूचर की पूजा करते थे। दैट वाज द विजन। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, भाखरा नंगल और हीराकुंज जैसे जायंट डैम्स जिन्होंने खेती को पानी दिया और सिटीज को इलेक्ट्रिसिटी। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इसका मतलब था अब हम अपनी ट्रेन के इंजन खुद बनाएंगे, ब्रिटेन से नहीं मंगवाएंगे। सिंधरी में फर्टिलाइजर प्लांट, ताकि खेती में प्रोडक्शन बढ़े। यहाँ तक कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। हर एक प्रोजेक्ट वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स बिकमिंग आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट। और इन इन्वेस्टमेंट्स का, इन फाउंडेशंस का असर हमें आगे जाके दिखा। जो डैम्स पहले प्लान में बने, उन्होंने आगे जाके ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जमीन तैयार की। जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बनाई, उनसे किसानों को हेल्प मिली। और इन सब ने मिलके इंडिया को फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाया। सेम स्टोरी विद द व्हाइट रेवोल्यूशन। जो प्लानिंग से डेयरी सेक्टर को बूस्ट मिला, उसी ने आगे चलकर दूध उत्पादन में इंडिया को नंबर 1 बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। समय बदला। जो चीज़ 1950 में ज़रूरी थी, ज़रूरी नहीं वो 2010 में भी उतनी ही रेलेवेंट हो। 1991 के बाद इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह ओपन हो गई और इस नए ग्लोबलाइज्ड इंडिया में पुराने प्लानिंग सिस्टम पर सवाल उठने लगे। और यहाँ से शुरू हुआ एक नया चैप्टर, द एवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग। तो सोचो, जो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, उसने 65 साल तक, फॉर ओवर 60 years, इंडिया की डेवलपमेंट को डायरेक्ट किया। बट इन 2015 दिस लॉन्ग चैप्टर केम टू एन एंड। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया एक नई इंस्टीट्यूशन से, जिसका नाम है नीति आयोग। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। प्लानिंग कमीशन का अप्रोच था टॉप डाउन, मतलब दिल्ली में बैठे लोग प्लान बनाते थे और स्टेट्स को बोलते थे ये करो। लेकिन नीति आयोग एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, जिसका अप्रोच है बॉटम अप। ये स्टेट्स के साथ मिलकर, उनसे पूछकर, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से प्लानिंग करता है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, यानी सेंटर और स्टेट्स बॉस एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करें। चलो बच्चों, एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले डेवलपमेंट डिलेमा, याद है उड़ीसा का एग्जाम्पल? फिर इंडियाज पाथ, हमने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता, इंस्पायर्ड बाय द USSR। फिर आया प्लानिंग एरा, 5 ईयर प्लान्स, पहले एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्री। उसका लेगेसी क्या था? भाखरा डैम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और आखिर में इवोल्यूशन, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग का सफर इन 2015। सिंपल। तो आज का ये एक्सप्लेनर यहाँ खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सोचो इसके बारे में, क्या आज़ादी के टाइम पर स्टेट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल इंडिया के लिए सही डिसीजन था? सोचो, अगर हमने उस वक्त एक पूरा कैपिटलिस्ट रास्ता चुना होता तो आज का इंडिया कैसा होता? इस पर जरूर सोचना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझते हैं, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। देखो, ये चैप्टर ना सिर्फ डेट्स और वॉर्स के बारे में नहीं है, इसको एक स्टोरी की तरह समझो। ये एक नए नए आज़ाद देश के ग्रोइंग अप की कहानी है। सोचो कैसे एक यंग नेशन आज़ादी के ठीक बाद दुनिया में अपनी जगह बनाता है, दोस्त बनाता है और मुश्किलों का सामना करता है। लेट्स स्टार्ट। तो जस्ट इमेजिन करो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ
तो सिचुएशन क्या थी? एक तरफ तो आज़ादी की इतनी बड़ी खुशी है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ एक नए देश को अब ये डिसाइड करना है कि वो दुनिया के साथ अपने रिश्ते, अपने रिलेशंस कैसे बनाएगा। देश के अंदर भी तो चैलेंजेस कम नहीं थे। पार्टीशन का दर्द था, पॉवर्टी थी, डेवलपमेंट की जरूरत थी। बट एट द सेम टाइम इंडिया को बाहर की दुनिया से भी डील करना था। कैसे? लेट्स सी। उस टाइम पर पूरी दुनिया दो टीम्स में डिवाइड हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर II के ठीक बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। एक तरफ था यूएसए का ग्रुप, जिसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते थे, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का कम्युनिस्ट ब्लॉक। इसको ऐसे समझो जैसे स्कूल में दो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं और दोनों चाहते हैं कि न्यू एडमिशन यानी इंडिया उनकी टीम ज्वाइन कर ले। तो इंडिया पर नेचुरली दोनों तरफ से प्रेशर था। लेकिन हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का विजन बहुत क्लियर था। वो जानते थे कि अगर हमने कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया तो हमारी आज़ादी, हमारी सॉवरेनिटी फिर से खतरे में पड़ जाएगी। सोच के देखो, 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। क्या हम फिर से किसी बड़े पावर के इंस्ट्रक्शंस पर चलते? बिल्कुल नहीं। इसलिए इंडिया ने एक तीसरा रास्ता चुना, अपना रास्ता। नेहरू जी के सामने 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन बने। सबसे पहला, टू प्रिजर्व आ हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी। जो आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली है उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपने देश की बॉर्डर्स को सेफ रखना। और तीसरा, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि देश के अंदर लोगों की पॉवर्टी दूर करना भी तो उतना ही जरूरी था। और इसी तीसरे रास्ते को नाम दिया गया नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता। अब इसका सिंपल मतलब ये था, भाई देखो, हम किसी टीम में नहीं है, हम किसी के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, हम अपने डिसीजंस खुद देंगे इस बेसिस पर कि इंडिया के लिए क्या अच्छा है, ना कि यूएसए या यूएसएसआर के प्रेशर में। दिस पॉलिसी अलाउड अस टू स्टे इंडिपेंडेंट इन आवर डिसीजन मेकिंग। लेकिन हाँ, ये आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक्स कभी कभी सोचते थे कि अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो आप हमारे खिलाफ हो। इंडिया ने सिर्फ अपना रास्ता नहीं चुना, बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूसरे नए आज़ाद देशों को भी साथ लाने की कोशिश की। सोचो, ये सब वो देश थे जो हमारी तरह ही कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुए थे। इनफैक्ट आज़ादी से पहले ही मार्च 1947 में इंडिया ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस होस्ट की। फिर 1955 में बांदुंग कॉन्फ्रेंस एक मेजर स्टेप था, जहां से नॉन अलाइन मूवमेंट यानी नाम की नींव रखी गई। इनिशियली हमारे पड़ोसी चाइना के साथ रिलेशंस बहुत फ्रेंडली थे। नेहरू जी का विजन था कि एशिया की ये 2 बड़ी सिविलाइजेशंस इंडिया और चाइना मिलकर आगे बढ़ेंगी। उस टाइम पर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे हर तरफ लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक नया एशियन एरा शुरू हो रहा है। सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा था। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया। फिर जब वहां के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने 1959 में इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम ली तो चाइना बहुत नाराज हो गया। चाइना ने इसे अपने इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस माना और बस यहीं से रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। दिस वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा 2 जगहों पर हमारा चाइना के साथ सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट था। वेस्ट में लद्दाख का अक्साई चिन एरिया, जिसे चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस वक्त नेफा कहते थे, उस पर भी चाइना अपना क्लेम करता था। तो ऊपर से भाई भाई चल रहा था, बट नीचे से टेंशन बढ़ रही थी। और फिर अक्टूबर 1962 में चाइना ने अचानक दोनों ही फ्रंट्स पर अटैक कर दिया। इंडिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हम पीसफुल सॉल्यूशन की उम्मीद कर रहे थे, बट चाइना हैड अदर प्लान्स। ये एक धोखे जैसा था, अ कंप्लीट बिट्रेयल। भाई भाई का नारा एकदम से टूटकर बिखर गया। ये हार इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल शॉक था। प्राइम मिनिस्टर नेहरू, जिन्होंने इस दोस्ती पर इतना ट्रस्ट किया था, उनके लिए ये एक पर्सनल ब्लो था, अ ह्यूज वन। उनकी इस रेडियो स्पीच से उस वक्त का दर्द साफ झलकता है। हमारी आर्मी को पीछे हटना पड़ा और पूरे देश का कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास था, वो हिल गया था। सो इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा हुआ। इंडिया को समझ आया कि सिर्फ आइडियलिज्म से काम नहीं चलता, अपनी सुरक्षा के लिए मिलिट्री पावर भी जरूरी है। हमारी मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन एक्चुअली यहीं से तेजी से शुरू हुआ और देश के अंदर भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। एक ग्रुप जो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था और दूसरा जिसे CPI-M कहते हैं, जो प्रो चाइना माना जाता था। तो ये थी चाइना की कहानी। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान पर। पार्टीशन के टाइम से ही रिलेशंस में टेंशन रही है और तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच 4 बड़ी वॉर्स हो चुकी हैं। कश्मीर शुरू से ही एक मेजर इशू रहा है और आगे भी कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बना। देखो,
1962 की हार के बाद देश का मोराल काफी डाउन था, लेकिन 1965 की वॉर में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बहुत ही डिसाइसिव लीडरशिप दिखाई। जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया तो उन्होंने सेना को पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर की तरफ आगे बढ़ने का बोल्ड ऑर्डर दिया। इस मूव ने वॉर का रुख बदल दिया और देश का कॉन्फिडेंस वापस लाया। अब आते हैं 1971 की वॉर पर। यह सिचुएशन बहुत यूनिक थी। ये पाकिस्तान का एक इंटरनल क्राइसिस था। उसकी अपनी ही गवर्नमेंट जो वेस्ट पाकिस्तान में बेस थी, वो ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का बांग्लादेश है के लोगों पर ही अत्याचार कर रही थी। उनकी बंगाली भाषा, उनके कल्चर, उनके पॉलिटिकल राइट्स, सब कुछ सप्रेस किया जा रहा था। तो वेस्ट पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार से बचने के लिए लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एज रेफ्यूजीज आने लगे। जस्ट इमेजिन करो, ऑलमोस्ट 80 लाख रेफ्यूजीज। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने का फैसला किया। यहां पर इंदिरा गांधी ने एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक खेला। उस वक्त अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इंडिया अकेला पड़ सकता था। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। इससे इंडिया को एक पावरफुल दोस्त का स्ट्रेटेजिक बैकअप मिल गया। एक बहुत स्मार्ट मूव था। और इस स्ट्रेटेजिक बैकअप के साथ जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया तो इंडियन आर्मी ने सिर्फ 13 दिन के अंदर वॉर जीत ली। 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने ढाका में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री सरेंडर्स में से एक है। इट वॉज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। वॉर के बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे एक नए देश बांग्लादेश का बर्थ फॉर्मलाइज्ड हुआ और इंडिया पाकिस्तान के बीच पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। इन सब वॉर्स ने, खासकर 1962 की चाइना वॉर ने, इंडिया को एक बड़ा लेसन सिखाया कि आखिर में अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ रिलायंट होना पड़ता है। इसी सोच से इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई, जिसका फाउंडेशन डॉक्टर होमी जे भाभा ने रखा था। हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी। हम न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए डेवलप करेंगे और हथियार, वेपन्स सिर्फ एज अ डिटरेंट रखेंगे, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए। और हम नो फर्स्ट यूज प्लेज लेते हैं, यानी हम कभी पहले यूज नहीं करेंगे। और मई 1974 में इंडिया ने पोखरण में अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज था कि इंडिया अब एक मैच्योर और सेल्फ रिलायंट नेशन है जो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। तो हमने देखा कि कैसे एक नया देश आज़ादी के बाद आइडियलिज्म से शुरू होकर बिट्रेयल और वॉर की रियलिटी से गुजरकर एक मैच्योर पावर बना। अब आप सोचो, इन शुरुआती सालों के लेसन्स, नॉन अलाइनमेंट, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज आज भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को कैसे शेप करते हैं, इसके बारे में जरूर सोचना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। ऑलराइट एवरीवन, चलो फोकस करो। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के एक ऐसे चैप्टर में डाइव करने वाले हैं जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसी स्टोरी जिसमें पावर है, ड्रामा है, रिबेलियन है। हम देखेंगे कि कैसे वो कांग्रेस पार्टी, जो आज़ादी के बाद से इनविंसिबल लगती थी, उसके सिस्टम को पहली बार इतने बड़े चैलेंजेस मिले, और फिर कैसे उसी पार्टी ने एक जोरदार कमबैक किया जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं इस चार्ट से। ध्यान से देखो इसे। पहले 3 जनरल इलेक्शंस 1952, 57, 62। कांग्रेस का ग्राफ देखो, बिल्कुल ऊपर, एक तरफा डोमिनेंस। पर फिर 1967 में ये देखो, इट्स नॉट अ ड्रॉप, इट्स अ क्रैश। ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। इसीलिए इसे कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं, पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं। और ये जो गैप तुम देख रहे हो ना 1962 और 67 के बीच, इसी गैप में हमारी पूरी कहानी छुपी है। तो इस पूरी स्टोरी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि नेहरू के बाद अचानक लीडरशिप का सवाल कैसे उठा। फिर हम उस पॉलिटिकल अर्थक्वेक की एपिसेंटर यानी 1967 इलेक्शंस को एनालाइज करेंगे। उसके बाद शुरू हुआ कोलिशन और डिफेक्शन का दौर, आयाराम गयाराम वाला। फिर आएगा इस स्टोरी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, पार्टी के अंदर की लड़ाई, इंदिरा गांधी वर्सेस द पावरफुल सिंडिकेट। और फाइनली क्लाइमैक्स में हम देखेंगे इंदिरा गांधी का मास्टर स्ट्रोक, उनका 1971 का कमबैक और एक नई कांग्रेस का जन्म। तो कहानी शुरू होती है मई 1964 में। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। समझो 17 साल से वही देश का चेहरा थे। उनके बिना इंडिया को इमेजिन करना भी मुश्किल था। इंटरनेशनल मीडिया में तो आर्टिकल्स छपने लगे, आफ्टर नेहरू व्हाट, क्या इंडिया टूट जाएगा,
क्या डेमोक्रेसी बचेगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पूरे देश पर आ गया था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में 1960s के डेकेड को डेंजरस डेकेड कहा जाता है। ये टर्म याद रखना, बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन अक्सर आता है। डेंजरस क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक साथ गलत हो रहा है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ा था देश पर। देखो यहाँ, ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं थी, इट वॉज अ परफेक्ट स्टॉर्म। सोचो, एक तरफ गरीबी और भुखमरी तो पहले से ही थी, ऊपर से दो जंग, 1962 में चाइना के साथ एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट और 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर। रिसोर्सेज ऐसे ही खत्म थे। फिर मानसून ने धोखा दे दिया, भीषण सूखा पड़ा, देश में अनाज की कमी हो गई, और इन सब के बीच देश ने 2 साल के अंदर अपने 2 प्राइम मिनिस्टर्स को खो दिया। हर तरफ से बस बुरी खबर आ रही। लेकिन इस अंधेरे में इंडियन डेमोक्रेसी ने एक उम्मीद की किरण दिखाई। नेहरू जी के बाद ट्रांजिशन बहुत पीसफुली हुआ। उसका क्रेडिट जाता है उस वक्त के कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज को, जो किंग मेकर कहलाए। उन्होंने कंसेंसस बनाकर लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम बनाया। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को इन क्राइसिस से निकालने की कोशिश की। पर किस्मत देखो, सिर्फ 18 महीने बाद जनवरी 1966 में ताशकंद में उनकी भी डेथ हो गई। देश फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ। अब इस बार पीएम पोस्ट के लिए रेस थी। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, सीनियर, एक्सपीरियंस्ड और एम्बिशियस। दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, नेहरू की बेटी, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनका उतना नहीं था। पार्टी के अंदर जो पावरफुल लीडर्स का ग्रुप था ना, के कामराज, एस निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, जिनको द सिंडिकेट कहा जाता था, उन्हें लगा कि मोरारजी देसाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। उनकी कैलकुलेशन थी कि ये एक्सपीरियंस में कम है, हमारी सलाह पर चलेंगी। बेसिकली उन्होंने उन्हें एक गुंगी गुड़िया या पपेट समझा, जिसके पीछे से असल में सरकार वो चलाएंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। तो इस बैकड्रॉप के साथ देश पहुंचा 1967 के चुनाव में। ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार इलेक्शंस नेहरू के बिना हो रहे थे और माहौल बहुत गर्म था। इकोनॉमिक क्राइसिस, महंगाई, अनाज की कमी, रुपए की वैल्यू का गिरना, लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। जगह जगह प्रोटेस्ट्स और बंद हो रहे थे। इट वॉज अ वेरी टेंस एटमॉस्फेयर। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस गुस्से को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्हें पता था कि उनके वोट्स आपस में बढ़ जाते हैं, इसलिए कांग्रेस जीत जाती है। तो सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया ने एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी दी, जिसे कहते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। उनका सिंपल कहना था, हम सबकी आइडियोलॉजी अलग है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए सब एक हो जाओ और कांग्रेस को हराओ। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कांग्रेस का रूल अब अनडेमोक्रेटिक हो गया है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। और जब रिजल्ट्स आए तो सबके होश उड़ गए। ये देखो नंबर, कांग्रेस 9 स्टेट्स में चुनाव हार गई। कई बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज के कामराज जैसे नेता अपनी सीट्स हार गए। सेंटर में तो जैसे तैसे बहुत कम मार्जिन से मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन स्टेट्स में उसकी पकड़ टूट चुकी थी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने कहा कि आप दिल्ली से हावड़ा तक ट्रेन से ट्रैवल कर लो, आपको एक भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट नहीं मिलेगा। इसी झटके को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया। इस अर्थक्वेक के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में 2 नए वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए, कोalition और डिफेक्शन। जिन स्टेट्स में कांग्रेस हारी थी, वहां अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई, जिनको संयुक्त विधायक दल या एसवीडी गवर्नमेंट्स कहा गया। इनमें ऐसी पार्टीज साथ थीं जिनकी आइडियोलॉजी नॉर्थ और साउथ पोल जैसी थी। बस एक ही कॉमन एजेंडा था, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना। और इन एसवीडी सरकारों को बनाने और गिराने में सबसे बड़ा रोल था डिफेक्शन का। इसका मतलब क्या है? सिंपल, आप जीते किसी एक पार्टी के टिकट पर, लेकिन रिजल्ट के बाद मिनिस्टर बनने के लालच में या पैसों के लिए आप अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। इससे हॉर्स ट्रेडिंग का दौर शुरू हुआ। और इसी डिफेक्शन की पॉलिटिक्स से एक बहुत ही फेमस मुहावरा निकला, आया राम गया राम। ये फ्रेज उस दौर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को परफेक्टली कैप्चर करता है, और इसके पीछे एक असली और बहुत ही मजेदार कहानी है। ये कहानी है हरियाणा के एक एमएलए गयालाल की। 1967 में उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली। पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। जब वो वापस आए तो कांग्रेस के एक लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राउडली अनाउंस किया, गयाराम वॉज नाउ आयाराम। पर रुको, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। 9 घंटे के अंदर वो फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तब से ये आयाराम गयाराम का फ्रेज पार्टी बदलने वाले पॉलिटिशियंस के लिए यूज होने लगा। अब आते हैं स्टोरी के सबसे ड्रामेटिक पार्ट पर।
बाहर ऑपोजिशन तो चैलेंज दे ही रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा तूफान पार्टी के अंदर ही उठ रहा था। उनका असली मुकाबला सिंडिकेट से था। वो सिंडिकेट जिसने उन्हें पीएम बनाया था, अब उन्हीं को कंट्रोल करना चाहता था। और उन्हें अब रियलाइज हो रहा था कि उनकी गूंगी गुड़िया अब उनकी सुनने को तैयार नहीं थी। तो आखिर ये लड़ाई थी किस बात की? सिंपल वर्ड्स में, इट वॉज अ बैटल फॉर कंट्रोल। सिंडिकेट चाहता था कि इंदिरा उनके इशारों पर चलें, पॉलिसी डिसीजंस उनसे पूछ कर लें, लेकिन इंदिरा अपनी अथॉरिटी बनाना चाहती थी। उन्होंने सिंडिकेट को साइडलाइन करना शुरू किया और अपने ट्रस्टेड एडवाइजर से सलाह लेना शुरू किया। उन्होंने एक लेफ्ट लीनिंग प्रो पुअर इमेज बनाई, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स एबोलिशंस जैसी पॉलिसीज की बात की जो सिंडिकेट के कंजर्वेटिव आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थीं। और ये लड़ाई खुलकर सामने आई 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ के बाद सिंडिकेट ने अपनी मर्जी से एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया। ये इंदिरा गांधी को डायरेक्ट चैलेंज था। उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने ओपनली तो नहीं, पर सीक्रेटली वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी को एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और फिर उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया। उन्होंने कांग्रेस एमपी से अपील की, कॉन्शियंस वोट दो, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। रिजल्ट आया और वी गिरी जीत गए। ये सिंडिकेट की सबसे बड़ी हार थी। इसके बाद पार्टी का टूटना तय था। फ्यूरियस कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया। नवंबर 1969 तक 90 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई। एक थी कांग्रेस ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सिंडिकेट लीड करा था, इसे ओल्ड कांग्रेस भी कहा गया। और दूसरी थी कांग्रेस आर फॉर रिक्विजिशनिस्ट, जिसे इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। यही आगे चलकर न्यू कांग्रेस कहलाई। स्प्लिट के बाद इंदिरा गांधी की सरकार माइनॉरिटी में आ गई। उनकी गवर्नमेंट अब दूसरी पार्टीज के सपोर्ट पर टिकी हुई थी। ऐसे में उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड गैम्बल खेला। उन्होंने दिसंबर 1970 में टाइम से एक साल पहले लोकसभा डिसॉल्व कर दी और नए इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। सबको लगा ये एक सुसाइड मिशन है। उनकी पार्टी नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। और इस इलेक्शन की पूरी फाइट इस स्लाइड पर है। ये एक स्लोगन बैटल थी। सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेसो एक साथ आ गईं और उन्होंने ग्रांड अलायंस बनाया। उनका बस एक ही एजेंडा, एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। नेगेटिव कैंपेन था। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने एक पॉजिटिव, पावरफुल और आम आदमी से जुड़ने वाला नारा दिया, गरीबी हटाओ। अब आप खुद सोचो, देश की गरीब जनता के सामने एक तरफ नारा है इंदिरा हटाओ, दूसरी तरफ है गरीबी हटाओ। कौन सा नारा उनके दिल को छुएगा? The results were mind-blowing. इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने अकेले 352 सीट्स जीती, अलायंस के साथ मिलाकर 375। इट वॉज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री जो 1967 के अर्थक्वेक के बाद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। और ग्रैंड अलायंस, वो ग्रैंड फेलियर साबित हुआ। उनको 40 से भी कम सीट्स मिली और सिंडिकेट की कांग्रेस ओ सिर्फ 16 सीट्स पर सिमट गई। जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया था, असली कांग्रेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस ही है। इस जीत ने कांग्रेस की डोमिनेंस को वापस रिस्टोर कर दिया। कुछ महीनों बाद 1971 में बांग्लादेश वॉर जीतने के बाद तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी आसमान पर थी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्या ये उसी पुरानी कांग्रेस की रिस्टोरेशन थी या ये एक बिल्कुल नई पार्टी का रीइन्वेंशन था? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये रेस्टोरेशन नहीं, रीइन्वेंशन था। ये एक न्यू कांग्रेस थी। देखो, नेहरू की कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें अलग अलग विचारधारा के लीडर्स थे, पावर शेयर थी। लेकिन इंदिरा की कांग्रेस का स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा था, जिसके टॉप पर एक सुप्रीम लीडर था, इंदिरा गांधी। सारी पावर उनके हाथ में थी। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन अब उतना स्ट्रांग नहीं था। पार्टी अब अपने लीडर की करिश्मा और उनकी पॉपुलिस्ट अपील पर टिकी थी। गरीब, दलित्स, आदिवासीज, माइनॉरिटीज, ये अब कांग्रेस का नया वोट बैंक था। तो चलो एक क्विक रीकैप करते हैं। हमने देखा कैसे नेहरू के बाद डेंजरस डेकेड में कांग्रेस ने चैलेंजेस फेस किए। फिर 1967 का पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया। उसके बाद पार्टी के अंदर पावर स्ट्रगल हुआ, कांग्रेस टूटी और फिर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर एक नई कांग्रेस के साथ जोरदार कमबैक किया। ये जो नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था ना, एक सुप्रीम लीडर, एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी, इसका इंडियन डेमोक्रेसी पे बहुत गहरा असर पड़ा, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तब तक इस सवाल के बारे में जरूर सोचना। तो चलो बच्चों, आज हम एक चैप्टर नहीं, एक पॉलिटिकल थ्रिलर पढ़ने वाले हैं, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ड्रामा है, इमोशन है, पावर है और इंडिया की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जरा सोचो, 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर एक जबरदस्त जीत हासिल करती हैं। उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है।
लेकिन अचानक आगे के 4 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि 1975 में देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है? एक इतनी बड़ी विक्ट्री से डेमोक्रेसी के लॉकडाउन तक का सफर, यही मिस्ट्री है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। चलो इस पूरे फिल्म का एक ट्रेलर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस सुपर हिट विक्ट्री के पीछे क्या-क्या प्रॉब्लम्स छिपी हुई थीं। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रिवोल्ट की, कैसे गुजरात और बिहार से उठी एक चिंगारी पूरे देश में फैल गई। उसके बाद आएगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की टक्कर। फिर वो ऐतिहासिक फैसला जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। और फाइनली हम देखेंगे कि इमरजेंसी में आखिर हुआ क्या और 1977 के इलेक्शंस ने हमें क्या सबक सिखाया। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। तो हमारी कहानी का फर्स्ट सीन शुरू होता है 1971 से। इंदिरा गांधी इज एट द पीक ऑफ हर पावर। उन्होंने कांग्रेस को एक मैसिव जीत दिलाई है और बांग्लादेश वॉर जीतने के बाद तो वो देश की हीरो बन गई हैं। ऐसा लग रहा था शी इज़ इनविंसिबल, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर बड़ी जीत के पीछे कुछ मुश्किलें भी छिपी होती हैं और यहीं से धीरे धीरे परेशानी के बीज बोए जा रहे थे। अब ये टाइमलाइन देखो, कितनी ड्रामेटिक है। 1967 में कांग्रेस की मेजॉरिटी कम हुई, जिसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया। 1969 में पार्टी ही टूट गई, सबको लगा कांग्रेस खत्म। लेकिन इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर 1971 में एक हिस्टोरिक कमबैक किया। और फिर दिसंबर 1971 में बांग्लादेश वॉर की जीत ने उन्हें दुर्गा का अवतार बना दिया। शी वॉज एट द टॉप, उनकी पावर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट थी। इसीलिए जो आगे हुआ ना, वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। मगर देश के सामने असलियत कुछ और थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा था। बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से 8 मिलियन यानी 80 लाख रेफ्यूजीज इंडिया आ गए, जिससे इकोनॉमी पर जबरदस्त बोझ पड़ा। ऊपर से अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए इंडिया की सारी फाइनेंशियल एड बंद कर दी। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ गए तो देश में महंगाई आसमान छूने लगी। इन्फ्लेशन, बेरोजगारी सब बढ़ रहा था। और इस पर 1972-73 में मॉनसून भी फेल हो गया। खेतीबाड़ी चौपट, हालात इतनी खराब थी कि गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक फ्रीज कर दी। सोचो आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। तो जब पेट में आग हो और जेब खाली तो गुस्सा सड़कों पर उतरता ही है। और इस बार इस गुस्से को आवाज़ दी देश के स्टूडेंट्स ने। ये वो दौर था जब लोगों का फ्रस्ट्रेशन एक बड़े आंदोलन में बदल गया और उन्होंने सीधे गवर्नमेंट को चैलेंज करना शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट शुरू हुए 2 स्टेट्स से, गुजरात और बिहार। जनवरी 1974 में गुजरात और मार्च 1974 में बिहार। रीजंस आम आदमी के थे, खाने की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी और करप्शन। गुजरात में ऑपोजिशन लीडर मोरारजी देसाई ने मूवमेंट को लीड किया और वहां प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ा। लेटर 1975 के स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस हार गई। लेकिन बिहार में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। वहां स्टूडेंट्स ने इनवाइट किया एक ऐसे लीडर को जो पॉलिटिक्स छोड़ चुके थे, जयप्रकाश नारायण, जिनको सब प्यार से जेपी कहते थे। और उनके आते ही ये स्टेट का मूवमेंट एक नेशनल मूवमेंट बन गया। जेपी ने आते ही इस आंदोलन को एक नया विजन दे दिया। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ सरकार नहीं बदलनी है, हमें पूरा सिस्टम बदलना है। उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का, यानी टोटल रेवोल्यूशन। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये पूरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने की पुकार थी। इस एक नारे ने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को एक साथ ला दिया और उन्हें इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल लीडर मिल गया। तो एक तरफ सड़कों पर आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ बंद कमरों में, कोर्ट्स में एक अलग ही जंग छिड़ गई थी। ये लड़ाई थी इंडिया की 2 सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशंस के बीच, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट और दूसरी तरफ द सुप्रीम कोर्ट। और सवाल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन का असली रक्षक है कौन? इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन एक गेम की रूल बुक है। पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट कह रही थी, हमें लोगों ने चुना है, इसलिए हम जनता की भलाई के लिए कोई भी रूल चेंज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, होल्ड ऑन, रूल बुक सबसे ऊपर है, आप उसमें छोटे मोटे बदलाव कर सकते हो, लेकिन आप गेम के फंडामेंटल रूल्स को नहीं बदल सकते, उसकी आत्मा को नहीं मार सकते। ये थी असली लड़ाई। और इसी लड़ाई का नतीजा था 1973 का ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं।
ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, बट उसके बेसिक फीचर्स जैसे डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी की आज़ादी, इनको हाथ भी नहीं लगा सकती। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जिससे गवर्नमेंट क्रॉस नहीं कर सकती थी। इसके बाद टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। गवर्नमेंट ने 3 सीनियर जजेस को साइड करके जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अब तक हमेशा सीनियर मोस्ट जज ही CJI बनते थे। इससे लोगों को लगा कि गवर्नमेंट एक कमिटेड जुडिशरी चाहती है, मतलब ऐसे जजेस जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं। जुडिशरी की आज़ादी पर यह एक बहुत बड़ा हमला माना गया। सड़कों पर आग लगी हुई थी, पार्लियामेंट और कोर्ट में तनाव था, और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा कोर्ट केस, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बल्कि सीधे प्राइम मिनिस्टर को उनकी कुर्सी से हटा सकता था। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जरा इस सवाल के बारे में सोचो, क्या एक कोर्ट, एक जज देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है जिसे करोड़ों लोगों ने वोट देकर जिताया हो? ये सवाल उस वक्त पूरे देश में गूंज रहा था। इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझो, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो हुआ ये, तारीख थी 12 जून 1975, जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट। सोशलिस्ट लीडर राजनारायण, जो 1971 में इंदिरा गांधी से हार गए थे, उन्होंने एक केस फाइल किया। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में सरकारी मशीनरी और सरकारी ऑफिसर्स का गलत इस्तेमाल किया है, और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उन्हें गिल्टी पाया। फैसला सुनाया गया, इंदिरा गांधी का 1971 का इलेक्शन रद्द किया जाता है, इनवैलिड। इसका मतलब लीगली अब वो MP नहीं है, और अगर वो MP नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती। कैन यू बिलीव इट? एक सिंगल वर्डिक्ट ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। अब जरा PM की सिचुएशन इमेजिन करो। एक तरफ सड़कों पर JP नारायण उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, लाखों लोग उनके साथ हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट ने उनका इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया है। प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा था, और इसी प्रेशर के बीच एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने इंडियन डेमोक्रेसी पर हमेशा के लिए एक दाग लगा दिया, द डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। ये आखिरी 13 दिन इतनी तेजी से गुजरे कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। 12 जून को हाई कोर्ट का फैसला आया, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल स्टे दिया, मतलब वो PM रह सकती हैं पर पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकती। 25 जून को JP नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली की और आर्मी और पुलिस से अपील की कि वो गवर्नमेंट के इल्लीगल ऑर्डर्स को ना माने। और उसी रात 25 जून की रात को प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का हवाला देकर देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। इस इमरजेंसी का मतलब क्या था? सिंपल भाषा में डेमोक्रेसी का स्विच ऑफ कर दिया गया। लोगों के फंडामेंटल राइट्स खत्म, प्रेस की आज़ादी खत्म, अखबारों को कुछ भी छापने से पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। इसे कहते हैं प्रेस सेंसरशिप। हजारों अपोजिशन लीडर्स और वर्कर्स को रातों रात जेल में डाल दिया गया। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, सब कुछ बैन। सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। इफेक्टिवली अगले 18 महीनों के लिए इंडियन डेमोक्रेसी को ICU में डाल दिया गया था। इमरजेंसी 18 महीने तक चली। फिर जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। सब हैरान थे। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये इमरजेंसी पर एक रेफरेंडम था। फैसले की घड़ी आ गई थी, अब जनता को अपना वर्डिक्ट देना था। सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो इमरजेंसी के दौरान एक हो गई थीं, उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, द जनता पार्टी। उनका कैंपेन स्लोगन बहुत सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल, लोकतंत्र बचाओ यानी सेव डेमोक्रेसी। जनता के पास एक क्लियर चॉइस था, कांग्रेस का इमरजेंसी वाला शासन या ऑपोजिशन का डेमोक्रेसी वापस लाने का वादा। और जब रिजल्ट्स आए तो ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई, बुरी तरह हारी। जनता पार्टी और उसके एलाइज को 330 सीट्स मिली और कांग्रेस सिर्फ 154 पर सिमट गई। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी अपनी सीट्स हार गए। ये जनता का साफ साफ फैसला था, इमरजेंसी के खिलाफ एक पावरफुल वर्डिक्ट। तो इस पूरे एपिसोड से हमने क्या सबक सीखे? सबसे बड़ा लेसन ये था कि इंडिया की डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं, उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो लूप होल था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसका यूज करके इमरजेंसी लगाई गई थी, उसे ठीक किया गया। अब इमरजेंसी सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन यानी देश के अंदर हथियारबंद विद्रोह के ग्राउंड पर ही लगाई जा सकती है, वो भी कैबिनेट के रिटन एडवाइस पर।
लोगों को अपनी आज़ादी और फ्री प्रेस की कीमत समझ आई, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये साबित हो गया कि इंडिया के वोटर्स ऐसी किसी भी गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करते जो एंटी डेमोक्रेटिक हो। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करें। कहानी शुरू हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से, उससे हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स, फिर शुरू हुई जुडिशरी और गवर्नमेंट की तकरार, जिसका क्लाइमैक्स था इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट। इसके जवाब में आई इमरजेंसी, जिसके 18 महीने बाद हुए 1977 के इलेक्शंस, जिसमें जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब इस पूरी कहानी के बाद मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। आपके हिसाब से एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा सेफगार्ड क्या है? क्या वो कोर्ट्स हैं, प्रेस है, या कुछ और? इसके बारे में जरूर सोचना। हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने वाला चैप्टर पढ़ेंगे, रीजनल एस्पिरेशंस। जब भी हम कश्मीर, पंजाब या नॉर्थ ईस्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ना कई सारी पॉलिटिकल इश्यूज आ जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इन सभी कहानियों के रूट में, इनके जड़ में एक ही पावरफुल आइडिया है, वही है रीजनल एस्पिरेशंस। ये टॉपिक जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना ही जरूरी है ये समझने के लिए कि आज का इंडिया जैसा है वैसा क्यों बना। तो चलो डाइव इन करते हैं और इन सभी अलग अलग आवाज़ों को ठीक से समझते हैं। शुरू करने के लिए एक बहुत सिंपल आइडिया से सोचते हैं। सोचो, अपना इंडिया एक कंट्री नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है। हर स्टेट, हर रीजन उस फैमिली का एक यूनिक मेंबर है। और जैसे हर फैमिली मेंबर की अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपने सपने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंडिया के अलग अलग हिस्सों के भी अपने अलग एस्पिरेशंस, यानी कि अपनी अलग इच्छाएं होती हैं। ये पूरा चैप्टर उन्हीं आवाज़ों की कहानी है। तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि रीजनल एस्पिरेशंस आखिर होता क्या है। फिर हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देखेंगे, कश्मीर की कॉम्प्लेक्स कहानी, पंजाब में जो क्राइसिस हुआ और नॉर्थ ईस्ट की यूनिक जर्नी। और आखिर में इन सभी एक्सपीरियंसेस से हमारी डेमोक्रेसी ने क्या-क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीखे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अलग अलग स्टेट्स की कहानियों में जाएं, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है कि रीजनल एस्पिरेशंस का आखिर मतलब क्या है। हम आखिर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ? देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में रीजनल एस्पिरेशन तब पैदा होती है जब किसी एक खास एरिया के लोग जो आपस में एक शेयर्ड आइडेंटिटी से जुड़े हों, चाहे वो लैंग्वेज हो, कल्चर हो या कॉमन हिस्ट्री हो, मिलकर कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स रखते हैं। और ये डिमांड्स यूजुअली 2 चीज़ों के बारे में होती हैं। पहला, अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बचाना, और दूसरा, अपने रीजन के लिए डिसीजन लेने की यानी पॉलिटिकल पावर थोड़ी और हासिल करना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में ये एस्पिरेशंस आम तौर पर 3 तरह से सामने आई हैं। पहली है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। इसका मतलब है हम इंडिया का ही हिस्सा रहना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने फैसले खुद लेने की थोड़ी और आज़ादी चाहिए। दूसरी और सबसे एक्सट्रीम डिमांड है सेसेशनिज्म। ये इंडिया के अंदर आज़ादी की बात नहीं है, ये इंडिया से अलग होकर एक बिल्कुल नया देश बनाने की मांग है। और तीसरी है एंटी आउटसाइडर मूवमेंट्स, जहां लोकल लोग बाहर से आ रहे माइग्रेंट्स का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें अपने रिसोर्सेज और कल्चर के लिए खतरा महसूस होता है। अब ये सबसे जरूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इंडिया की डेमोक्रेसी ने इन आवाज़ों को फोर्स से दबाने के बजाय एक ज्यादा मुश्किल लेकिन अल्टीमेटली एक बेहतर रास्ता चुना। सुनो, बातचीत करो और उनकी मांगों को अकोमोडेट करो। गोल कभी भी ये नहीं था कि पूरा देश एक जैसा हो जाए, बल्कि हमेशा नेशनल यूनिटी और रीजनल डाइवर्सिटी के बीच एक नाजुक सा बैलेंस बनाए रखने का था। चलो अब आते हैं हमारी पहली केस स्टडी पर, और ये शायद सबसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव भी है, जम्मू एंड कश्मीर। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है क्योंकि यहाँ का इशू सिर्फ इंटरनल एस्पिरेशंस का नहीं था। ये एक उलझा हुआ जाल था जिसमें एक यूनिक हिस्ट्री थी, अलग अलग इंटरनल आइडेंटिटीज़ थीं, और हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे जिसमें पाकिस्तान का रोल हमेशा से रहा है। यहाँ की हिस्ट्री बहुत लंबी और लेयर्ड है। ये शुरू होती है 1947 में, जब महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिससे जम्मू और कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना, पर कुछ खास शर्तों के साथ। इसी यूनिक एक्सेशन का सम्मान करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 डाला गया, जिससे स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस और काफ़ी ऑटोनॉमी मिली। लेकिन अगले कुछ डेकेड्स में सेंटर और स्टेट के लीडर्स, खासकर शेख अब्दुल्ला के बीच इसी ऑटोनॉमी को लेकर टेंशन्स बढ़ती गईं। ये मिसट्रस्ट इतना बढ़ गया कि 1989 में आतंकवाद की शुरुआत हुई, और इस लंबे चैप्टर में एक बहुत बड़ा मोड़ 2019 में आया, जब इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। और ये स्लाइड इसकी अंदरूनी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से दिखाती है।
जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था वो कभी भी एक जैसा नहीं था। वो 3 बिल्कुल अलग अलग रीजन से मिलकर बना था। जम्मू के हिंदू मेजॉरिटी फुटहिल्स, कश्मीर वाली जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, और लद्दाख का हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट जहां बुद्धिस्ट और मुस्लिम आबादी है। हर रीजन की अपनी ज्योग्राफी, अपना कल्चर और अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे। वैली के एस्पिरेशन के दिल में जो आइडिया था वो था कश्मीरियत का। इसका मतलब है एक यूनिक मिलीजुली संस्कृति जो सदियों से कश्मीर के लोगों के बीच शेयर्ड हिस्ट्री और वैल्यूज से बनी है। बहुत से लोगों के लिए ये पहचान सबसे ऊपर थी। वो खुद को सबसे पहले कश्मीरी मानते थे और अपने इस अलग कल्चर को बचाना ही उनकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन थी। तो आखिर झगड़े की जड़ क्या थी? ये अनिवार्य रूप से प्रायोरिटीज का टकराव था। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टॉप प्रायोरिटी हमेशा नेशनल सिक्योरिटी और कश्मीर को बाकी इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना था। लेकिन कश्मीरी लीडर्स के लिए प्रायोरिटी थी स्टेट को दी गई ऑटोनॉमी और अपनी कश्मीरियत वाली पहचान को बचाना। सोच के इस बुनियादी फर्क ने एक गहरा और लंबा मिसट्रस्ट पैदा किया जिसने कई दशकों तक रिश्तों को डिफाइन किया। चलिए अब हम अपने दूसरे केस स्टडी पर चलते हैं, पंजाब। जहां कश्मीर का विवाद उसके अनोखे विलय और एक मिश्रित क्षेत्रीय पहचान में निहित था, वहीं पंजाब का संकट धार्मिक पहचान और राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष से गहराई से जुड़ा हुआ था। ये एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आकांक्षा की कहानी है। इसकी कहानी शुरू होती है अकाली दल से, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने एक अलग पंजाबी स्पीकिंग स्टेट यानी पंजाबी सूबा की मांग की, जो आखिरकार 1966 में बन गया। लेकिन इलेक्शंस जीतने के बाद भी अकालीस को लगा कि असली पावर तो उनके हाथ में है ही नहीं। उन्हें लगता था कि असली कंट्रोल तो सेंट्रल के पास है, जो अक्सर उनकी चुनी हुई सरकार को डिसमिस कर देती थी। इसी बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने 1973 में ऐतिहासिक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें स्टेट के लिए बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मांगी गई। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात आती है, इस रेजोल्यूशन को 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से समझा गया। कुछ लोगों ने इसे फेडरलिज्म को मजबूत करने की एक जायज मांग के रूप में देखा, स्टेट्स के लिए ज्यादा पावर मांगना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत से दूसरे लोगों ने इसे शक की नज़र से देखा। उन्हें लगा कि ये एक अलग सिख देश यानी खालिस्तान बनाने की तरफ एक छुपा हुआ कदम था, और ये बहुत बड़े विवाद का कारण बना। इसके बाद घटनाएं बहुत दुखदायक रूप से आगे बढ़ीं। 1980 की शुरुआत तक इस मूवमेंट पर हथियारबंद चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया था और खालिस्तान की मांग हिंसा में बदल गई। इसके जवाब में सरकार ने 1984 में गोल्डन टेम्पल से आतंकियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस पवित्र स्थल पर हुई कार्रवाई से सिख भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची और कुछ ही महीनों बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। इसके बाद पूरे देश में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। शांति बहाल करने की कोशिश 1985 में राजीव लोंगोमा लकॉट के साथ की गई, लेकिन ये पूरा दशक हमारे इतिहास का एक बहुत दर्दनाक अध्याय बना हुआ है। ठीक है, चलो अब अपने तीसरे और आखिरी रीजन की तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अगर कश्मीर यूनिक एक्सेशन के बारे में था और पंजाब धार्मिक पहचान के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि इसे एस्पिरेशंस का पैचवर्क यानी अलग अलग आकांक्षाओं का एक थेगड़ा कहना बिल्कुल सही है। नॉर्थ ईस्ट की डिमांड्स को हम मोटे तौर पर अपनी जानी पहचानी 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, ऑटोनॉमी। आज़ादी के वक्त ये पूरा इलाका ज्यादातर एक बड़ा स्टेट असम हुआ करता था। समय के साथ अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपने कल्चर को बचाने के लिए अपने अलग स्टेट्स की मांग की, जिसके चलते नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और बाकी स्टेट्स बने। दूसरा, सेसेशनिस्ट डिमांड्स थीं, जहां नागालैंड और मिजोरम जैसे जगहों पर हथियारबंद समूहों ने भारत से पूरी तरह अलग होने के लिए लड़ाई की। और तीसरा बड़ा मुद्दा था शक्तिशाली एंटी आउटसाइडर मूवमेंट्स का उभरना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था असम मूवमेंट। 1979 से 1985 तक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU के नीचे स्टूडेंट्स ने एक बहुत बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किया। उन्हें डर था कि बांग्लादेश से लगातार और बिना रोक टोक के आ रहे माइग्रेंट्स उनके संसाधनों पर बहुत दबाव डाल रहे हैं और उनके कल्चर, उनकी भाषा और उनकी पॉलिटिकल पावर के लिए खतरा बन रहे हैं। ये लंबा आंदोलन आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आसाम अकॉर्ड साइन होने के बाद खत्म हुआ। तो इन 3 बिल्कुल अलग, बहुत कॉम्प्लेक्स कहानियों को देखने के बाद कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट, हमारी डेमोक्रेसी ने आखिर क्या सीखा? वो कौन से बड़े लेसन्स हैं जो हम इन उथल-पुथल भरे दशकों से ले सकते हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि रीजनल एस्पिरेशंस का होना जरूरी नहीं कि देश विरोधी हो।
ये भारत जैसे डाइवर्स देश में एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड चीज है। दूसरा, इंडिया के अनुभव ने दिखाया है कि इन मांगों को दबाने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि उनसे बातचीत की जाए और पावर शेयरिंग की जाए। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है। जब एक रीजन को लगता है कि वो देश की तरक्की का हिस्सा है और लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अलगाव की भावना अपने आप कम हो जाती है। और आखिर में, शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन रीजनल आवाज़ों को जगह देने से देश कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत होता है। तो इस पूरे चैप्टर का कोर मैसेज यही है, एकता का मतलब एक रूपता नहीं है। यूनिटी डजंट मीन यूनिफॉर्मिटी। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि हम सब एक जैसे हैं, बल्कि ये है कि हम इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं। आज हमने समझा कि रीजनल एस्पिरेशंस क्या होती हैं, और हमने देखा कि कैसे इंडिया ने बहुत सारी मुश्किलों के बाद कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को डेमोक्रेटिक तरीकों से मैनेज करने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए अगले 75 सालों में इंडिया अपनी इतनी सारी रीजनल आवाज़ों और अपनी नेशनल यूनिटी की ज़रूरत के बीच इस नाजुक बैलेंस को कैसे बनाए रख सकता है। जैसा कि हमने देखा, हमारे अपने इतिहास से मिले सबक आज पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हैं। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। नाउ ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पॉलिटिकल ड्रामा आप आज न्यूज़ में देखते हैं ना, गठबंधन, पार्टी बदलना, नए नए मुद्दे, इन सब की रूट्स, इन सब की जो शुरुआत है वो इसी दौर में हुई थी। सो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम टाइम ट्रैवल करके 1980s के एंड का पॉलिटिकल सीन समझेंगे। फिर विल लुक एट 5 गेम चेंजिंग डेवलपमेंट्स जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद हम गठबंधन सरकारों यानी द एरा ऑफ कोलिशंस को डिकोड करेंगे और फाइनली इन सब का इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या परमानेंट असर हुआ वो देखेंगे। तो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। ओके, सो हमारी कहानी शुरू होती है 1984 में। आफ्टर द ट्रैजिक असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टर का चार्ज लिया। इसके बाद जो इलेक्शंस हुए ना, उसमें कांग्रेस को एक ऐसी जीत मिली जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। इट वॉज एन एब्सोल्यूट मैसिव हिस्टोरिकल विक्ट्री। जस्ट लुक एट दिस नंबर 415। लोकसभा में 543 सीट्स में से 415 सीट्स जीतना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल सुनामी था। इससे सबको लगा कि जो कांग्रेस सिस्टम है, यानी कांग्रेस पार्टी का जो डेकेड से इंडियन पॉलिटिक्स पर डोमिनेंस था, वो अब और भी स्ट्रांग हो गया है और शायद हमेशा चलता रहेगा। द कंट्रोल वाज जस्ट एब्सोल्यूट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या कांग्रेस का ये गोल्डन एरा चलता रहेगा? क्या ये डोमिनेंस परमानेंट था? जैसा कि हिस्ट्री ने हमें दिखाया, 80s के एंड तक आते आते इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी पिक्चर ही बदलने वाली थी। अ स्टॉर्म वॉज डेफिनेटली ब्रूइंग। तो आखिर हुआ क्या? अराउंड 1989 5 ऐसी बड़ी चीजें हुई जिन्होंने एक साथ मिलकर इंडियन पॉलिटिक्स की नींव हिला दी। ये 5 डेवलपमेंट्स इतने पावरफुल थे कि इनका असर हम आज तक फील करते हैं। लेट्स ब्रेक देम डाउन वन बाय वन। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए और आपको समझ आएगा कि यह सब कितनी तेजी से हुआ। जस्ट अ फ्यू ईयर्स का गैप। सोचो, 1989 में कांग्रेस का डोमिनेंस एंड हुआ। 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। 1991 में देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और उसी साल ट्रेजिकली राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया। और 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। ये एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने देश की पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों को बहुत डीपली इंपैक्ट किया। ओके, सो पहला और सबसे ड्रामेटिक डेवलपमेंट था कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन। जस्ट इमेजिन दिस, जो पार्टी 1984 में 415 सीट जीती थी, वो अचानक 1989 इलेक्शंस में सिर्फ 197 पर आ गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। और बस यहीं से कांग्रेस सिस्टम का चैप्टर क्लोज हुआ और इंडिया में एक नए मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत हुई। ये ग्राफ इस स्टोरी को बिल्कुल साफ दिखाता है। लुक एट दैट ड्रॉप, 415 से सीधा नीचे 197 इन जस्ट वन इलेक्शन। ये जो इतना बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ ना, इसने बाकी पार्टीज के लिए नेशनल पॉलिटिक्स के दरवाजे खोल दिए। अ होल न्यू चैप्टर वाज बिगिनिंग। तो जब किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली तो सवाल उठा, सरकार कैसे बनेगी? सॉल्यूशन निकला, कोalition गवर्नमेंट, या जिसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब एक पार्टी अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकती तो वो दूसरी पार्टीज के साथ टीम अप कर लेती है। नेशनल लेवल पर यह एक नया एक्सपेरिमेंट था और इसी दौर को हम एरा ऑफ कोalitions कहते हैं। नाउ दूसरा बड़ा डेवलपमेंट था मंडल इशू।
1990 में वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। इसमें ओबीसीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन की बात थी। इस डिसीजन से पूरे देश में प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट शुरू हो गए और सडनली जाति यानी कास्ट नेशनल पॉलिटिक्स के बिल्कुल सेंटर में आ गई। तीसरी बात, 1991 में इंडिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। तब आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसने इंडियन इकोनॉमी की दिशा ही बदल दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की, इसके बाद जो भी सरकार आई, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सब ने इन पॉलिसीज को कंटिन्यू किया। दैट्स अ ह्यूज डील। और आखिरी 2 गेम चेंजर्स। चौथा था अयोध्या डिस्प्यूट। इस इशू ने देश में सेक्युलरिज्म की डिबेट को बहुत गर्मा दिया और बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को नेशनल स्टेज पर लाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। और पांचवा, 1991 में राजीव गांधी का ट्रैजिक असैसिनेशन। इससे कांग्रेस पार्टी अचानक से एक लीडरशिप क्राइसिस में आ गई, जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखा। तो अब आप समझ गए हैं कि स्टेज सेट हो चुका था। 1 पार्टी रूल खत्म, नए मुद्दे, नए प्लेयर्स। अब देखते हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट्स, ये गठबंधन आखिर आते कैसे थे और चलते कैसे थे। ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज और सर्वाइवल का एक अनोखा दौर था। To really understand this, let's compare 2 elections, 1989 और 1996. ये बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो, 1989 में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, जिसका एक ही मकसद था, कांग्रेस को पावर से बाहर रखो। फिर सिर्फ कुछ साल बाद 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, जिसका मकसद था बीजेपी को पावर से बाहर रखो। देख रहे हैं आप, the goal was the same, keep someone out, but the enemy changed. ये टेबल इन कोalitions की पॉलिटिक्स को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करता है। देखिए कितनी सरप्राइजिंग बात है। दोनों गठबंधन का कोर, द बेस, जनता दल और रीजनल पार्टीज थे, लेकिन सपोर्ट किसका था? यहां है असली ट्विस्ट। 1989 में एक दूसरे के आर्च राइवल्स बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट दोनों बाहर से नेशनल फ्रंट को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कॉमन एनिमी कांग्रेस थी। फिर 1996 में देखिए, वही कांग्रेस और वही लेफ्ट फ्रंट एक साथ आकर यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कॉमन एनिमी बीजेपी थी। इसी को कहते हैं पॉलिटिकल कंपल्शंस। और इन कोलिशंस को अगर आसान शब्दों में समझाना हो तो ये लाइन परफेक्ट है। पॉलिटिक्स में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आइडियोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि पावर में कौन आ रहा है और किसे रोकना है। सिंपल एज दैट। और इस दौर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को समझने के लिए ये नंबर काफ़ी हैं। 11। बिटवीन 1989 एंड 2014 इंडिया ने 11 अलग अलग गवर्नमेंट्स देखी। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज हर गवर्नमेंट 2-2.5 साल ही चली। जब सरकारें इतनी जल्दी जल्दी गिरती हैं तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना, बड़े डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो इतनी उथल पुथल के बाद लॉन्ग रन में क्या बदला? व्हाट वाज द परमानेंट इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस? इस दौर से निकलकर इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया कंसेंसस, एक नई आम सहमति बनी। लेट्स सी व्हाट दैट वाज। तो इस पूरे दौर का रिजल्ट क्या निकला? इंडियन पॉलिटिक्स में 4 चीजों पर एक नया कंसेंसस या आम सहमति बन गई, जिसे ऑलमोस्ट सभी पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 1, 1 पार्टी डोमिनेंस इज ओवर, इंडिया इज नाउ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। 2, सोशल जस्टिस और ओबीसीज के राइट्स की पॉलिटिक्स को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। 3, इकोनॉमी को ओपन रखना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सही है। एंड 4, स्टेट्स की रीजनल पार्टीज अब दिल्ली में किंग मेकर का रोल प्ले करेंगी। ये 4 पॉइंट्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। और कोalition पॉलिटिक्स का ये लंबा दौर आखिरकार 2014 में खत्म हुआ। 1989 के बाद ये पहली बार था जब किसी एक पार्टी यानी बीजेपी ने अकेले अपने दम पर लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी हासिल की। दिस रियली अशर्ड इन अ न्यू फेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सो बिफोर वी रैप दिस अप, चलिए इस पूरे दौर को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर: 1989 was the end of Congress dominance and the start of coalition politics. The Mandal issue brought caste politics to the center stage. New economic policies changed our economy's direction permanently. Alliances का एक ही उसूल था, कांग्रेस या बीजेपी को बाहर रखो। और this era cemented the role of regional parties as king makers in national politics. So to wrap this up, I'll leave you with a question to think about. आज जब आप न्यूज़ देखते हैं तो सोचिए, 1990s के ये इवेंट्स, गठबंधन की राजनीति, जाति आधारित पार्टियां और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आज की हेडलाइंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके बारे में जरूर सोचना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एक्सप्लेनर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।